Now let us see what the Indian government does. Now, do all these theories actually work in India? ये पहली बात हमें पूछना पड़ेगा। तो पहली बात जब हम कहते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म, तो उसका पहला अंश ये है कि फेडरल क्या होता है। तो फेडरल ऐसे होते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या राज्य सरकार होते हैं। कभी कभी फेडरल जो बात करते हैं वो ये भी कहते हैं कि फेडरलिज्म इंक्लूड्स स्टेट, प्रोविंस एंड लोकल, but actually speaking, strictly federalism only speaks about state and province, and it is normally the province's job to create a local government. तो ये फेडरेशन दो तरह से होते हैं। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड ऐसे देशों में क्या हुआ था कि पहले लोकल यूनिट पहले उभर आए और ये लोकल यूनिट कंसेंट देके एक सेंट्रल गवर्नमेंट को बना लिया उन्होंने। तो इसको कहते हैं, प्रणब बर्धन नाम के एक रिसर्चर वो कहते हैं, वो एक प्रोफेसर, वो कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड ए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जब छोटे छोटे यूनिट पहले हुआ करते थे और वो यूनिट अपना थोड़ा बहुत अधिकार को ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम द कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। बट इन इंडिया द सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। In fact, Bardhan describes India as a country that is a holding together federation. ये holding together federation हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश का सृष्टि ऐसा नहीं हुआ था। हमारे यहाँ एक after the freedom struggle a central government was formed and our constitution says that parliament can by simple majority create or extinguish a state. It does not require a constitutional amendment also in this country. So that is why Parliament has passed simple laws, States Reorganization Act 1956, and then again the creation of Haryana, of Himachal Pradesh, of the northeastern states in the 70s, then again the creation of Jharkhand, of Chhattisgarh, of Uttarakhand in the 2000, and now we are talking about a Telangana agitation. It is all can be done by a simple law of Parliament. So we are not a federation in that sense. But still we talk about federation. Why? Because the Indian constitution says that there is a division of powers. Legislative powers ये केंद्र सरकार का बनते हैं, Schedule 7 List 1 of the constitution, ये राज्य सरकार का होता है, Schedule 7 List 2 of the constitution, and ये concurrent list जो कहते हैं, जैसे कि education एक ऐसे सब्जेक्ट है जो concurrent list में है। तो ये तीनों को हमने बांटा है। तो एक तरह ये क्या होता है, we have already created a division of the public goods as central public goods, state public goods. मगर local public goods भी कहाँ पर लिखा होगा? हाँ, एक शेड्यूल है 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रूरल एरियाज़ के लिए यानी पंचायतों के लिए, एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनसिपैलिटियों के लिए। उसमें ये लिखा होता है कि ज़्यादातर पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ये काम करना चाहिए, मगर उसके लिए अलग सा कानून बनवाना चाहिए। तो यही है व्यवस्था। अब क्या होता है कि एक पंचायत को हमने काम दिया है और वैसे राज्य सरकार का भी काम कुछ बनते हैं, मगर हमारे टैक्स कैपेसिटी, क्योंकि सरकार का काम क्या है, टैक्स वसूल करना और सर्विस देना, मगर कभी कभी ये हो सकता है कि हमारे टैक्स कलेक्ट करने का जो शक्ति, जो सामर्थ्य जो है वो कम होते हैं और हमारे एक्सपेंडिचर नीड ज़्यादा होते हैं। अगर आप कहीं दूर पर जाइए, अगर आप नागालैंड जाइए, अगर आप मिज़ोरम जाइए, तो वहाँ पर एक स्कूल टीचर को पहुँचवाना, एक स्कूल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना इतना खर्च वाली बात है कि वहाँ के जो लोकल टैक्स कैपेसिटी से ये सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं फिस्कल इम्बैलेंस। फिस्कल इम्बैलेंस ये चीज़ होते हैं जब कहीं पर किसी को कोई पब्लिक गुड्स देने का जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको वो उसके लिए उतना टैक्स वो वहाँ पर वसूल नहीं कर सकते। तो एक फिस्कल ट्रांसफ़र सिस्टम होते हैं। फिस्कल ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है कि जहाँ से पैसा हो, केंद्र सरकार में जितने भी पैसा हो या राज्य सरकार में जितना भी पैसा हो, उनको वही जगह भेजें जहाँ उस पैसा से हम वहाँ एक अनिवार्य सर्विस हम दे सकते हैं। और सर्विस देने का खर्च बहुत अलग होते हैं कि एक स्कूल बिल्डिंग को लद्दाख में बनने में और या दिल्ली में कोई स्लम में बनवाने में बहुत खर्च का फ़र्क पड़ता है। सो दिल्ली हैज़ a higher tax capacity and probably a lower cost of delivery of services. Ladakh has a lower tax capacity, but it has a very high cost of providing services. So there has to be a system of curing the balance. इसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफ़र सिस्टम।
सो हमारे देश में ये इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर सिस्टम कैसा चलाते हैं? संविधान में लिखा है कि एक फाइनेंस कमीशन होंगे। अगर आप केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हो तो एक फाइनेंस कमीशन होंगे, और फाइनेंस कमीशन ये करते हैं कि केंद्र सरकार का जितना भी रेवेन्यूज़ यानी जितने भी कर केंद्र सरकार से वसूल हो जाते हैं केंद्र स्तर पर, ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स होते हैं, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज होते हैं, और कुछ तो सेंट्रल सेल्स टैक्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज। तो ये सब दिट इज़ पुट इनटू अ बास्केट, देन द फाइनेंस कमीशन हर 5 साल इट मेक्स अ रिकमेंडेशन कि इसमें से इतना भाग, आज के ज़माने में 32% इसका भाग राज्य सरकार को जाएंगे। एक फार्मूला है, ये वर्टिकल फार्मूला हम कहते हैं कि ये है राज्य सरकारों का भाग। और फिर वो कहते हैं कि ये राज्य सरकार को जब देंगे तो आंध्र प्रदेश को इतना मिलेगा, बिहार को इतना मिलेगा, छत्तीसगढ़ को इतना मिलेंगे, दमन दीव के लिए इतना मिलेंगे, तो उनको तो वो अलग करते हैं। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फार्मूला। तो एक वर्टिकल फार्मूला 32%, हॉरिजॉन्टल फार्मूला में बहुत कुछ आता है कि एजुकेशन कितना हो रहा है, इसका नीड क्या होते हैं, पानी का प्रबंध कैसे होते हैं, और देते हैं पैसे। तो यह है फाइनेंस कमीशन का जो तरीका। मगर फिर भी हम ऐसे स्कीम्स चलाते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ये इसका पैसा कहाँ से आ गया? हमारे देश में ये एक विचित्र विषय है कि फाइनेंस कमीशन जितना भी पैसा देते हैं उससे अलग जो 68% जो केंद्र सरकार को जाते हैं, उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से कुछ और भी तरीके ढूंढे हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, जहाँ से बहुत कुछ पैसा फिर से वो सर्विसेज के लिए दिए जाते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फाइनेंस कमीशन के नॉर्मेटिव फिस्कल ट्रांसफ़र नहीं है। केंद्र सरकार को जितना पैसा जाते हैं उसमें से फिर अपनी मर्जी से वो डिसाइड करते हैं कि हमें हाँ एजुकेशन के लिए देना है, NREGA के लिए देना है, रूरल हेल्थ मिशन के लिए देना है। तो ये एक तरह से अलग सा एक रास्ता है। मगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होना चाहिए क्या? मेरे ख्याल में इससे काफ़ी सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के जिम्मेदारियों पर बहुत असर कर रहे हैं। जो जिम्मेदारियां राज्य सरकार से होना चाहिए उसके लिए आज के ज़माने में केंद्र सरकार अपने खिड़की से अलग से पैसे देते हैं। और ये पैसे कैसे देते हैं यही आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ जाता है, कहाँ पड़े रहते हैं। और आपने तो अभी तक तो ये इतना तो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ आपने तो ये बता दिया है कि ये पैसा तो पहुँचते हैं, ज़्यादातर पहुँचते हैं, मगर विलम्ब से पहुँचते हैं, देरी से पहुँचते हैं, और किसी को पता नहीं है कि कितना कब जाते हैं। और ये एक स्कीम में आपने तो देख लिया, एक सर्व शिक्षा अभियान। और ऐसे कितने स्कीम हैं हमारे देश में? करीब 120 से 150 स्कीम ऐसे हैं, और हर स्कीम का तो अलग तरीका होता है कि पैसे भेजने का। और केंद्र सरकार ऐसे एक सिस्टम भी बना लिया है कि वो राज्य सरकार को विश्वास ही नहीं करते हैं और एक पैरेलल सिस्टम बनाते हैं। और ये पैरेलल सिस्टम कहाँ से चलवाते हैं? एक कलेक्टर जनाब से। तो कलेक्टर तो बहुत काम करते हैं, वो ऐसे ही कोई रावण है और बहुत सारे सर है उसका। तो एक है कलेक्टर का मुंह जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो वो ज़िले में, मगर उसके अलग से कलेक्टर केंद्र सरकार का भी एजेंट बन गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन होता है, उसमें कौन है? चेयरमैन कलेक्टर। सर्व शिक्षा अभियान का डिस्ट्रिक्ट मिशन होता है, चेयरमैन कौन है? कलेक्टर। ऐसे बहुत सारे हैं, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसमें पैसा जाते हैं और कलेक्टर उसको अलग से रखते हैं अपने राज्य सरकार के पैसा से। अंत में इसका नतीजा क्या होता है कि गांव में जो रहते हैं उसको ना पता कि कितना पैसा आना है, कहाँ से आना है, कब आना है, और किस कंडीशनैलिटी पर आएंगे, और कहाँ मैं खर्च करूँ। नतीजा और भी क्या होता है? बड़े इनएफिशिएंसी। पैसा तो रहते हैं बैंक अकाउंट में सालों भर, और जब पैसा निकल जाते हैं वहाँ से बाहर तो भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि जिसके पास वो ज्ञान है कि कब पैसा आ रहा है वो उसका चोरी तो करेंगे ही। तो अकाउंटेबिलिटी इंडिया का ये जो शुरुआत जो आपने जो किया है वो इतना है कि आप फिस्कल डिटेक्टिव्स हो, आप यही इंस्पेक्टर करमचंद हो, कि आप ढूंढ रहे हो कि सरकार के पैसे यानी हमारा पैसा, जो पैसा हमने कर के रूप में उनको दिया है, ये पैसा किस किस पैकेज में डाल दिया जाता है और किस किस
तरह से वो निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं और किन किन को अधिकार है क्या क्या सर्विस देने में। तो यही है सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने। और जो आप लोग कर रहे हैं, जितने भी पैसा में आपने तो टूल्स बना रहे हो और कर रहे हो, इसका तो उपयोग तो बहुत सर्विसेज के लिए हम कर सकते हैं। पीने के पानी का प्रबंध में हम यही कर सकते हैं, हेल्थ में जैसे पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें हम ढूंढ सकते हैं। तो यही है सबसे मुख्य चीज़।